कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बच्चों कि कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है, कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप इसके साथ उपस्थित होता है, हाइड्रोकार्बन के साथ में उपस्थित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले हम ये थ्योरी देखते हैं क्या है कि क्या होता है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लो कि कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिल समूह एक क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि जैसे हमने ये ले लिया, यानी जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर हमारे ये याद रखना बच्चों कि अगर हमारे एल्किल ग्रुप यानी कि हाइड्रोकार्बन के साथ में एक CO जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हो गया? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए बच्चों इसके हमारे ये कितने ग्रुप जुड़े हैं? 2 ग्रुप जुड़े हैं। किसके साथ में? हमारे हाइड्रोकार्बन के साथ में। तो ये क्या हो गया? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से ये देखिए कि ये हाइड्रोकार्बन के साथ हमारे कितने ग्रुप जुड़े हैं? 3 ग्रुप जुड़े हैं, यानी 1 2 3। तो जिसके साथ में यानी 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एस्टिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टिक अम्ल। जब हम CH3CHO बोल रहे थे तो हम एल्डिहाइड बोल रहे थे, अब हम क्या बोल रहे हैं? CH3CHO। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एस्टिक अम्ल। क्या बोलेंगे बच्चों? एसिटिक अम्ल या फिर एस्टिक एसिड इंग्लिश में बोलते हैं। इसी तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे? सक्सेनिक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों? सक्सेनिक एसिड। हिंदी में क्या बोलेंगे? सक्सेनिक अम्ल। क्या बोलेंगे? सक्सेनिक अम्ल। इसको क्या बोलेंगे? सक्सेनिक अम्ल बोलेंगे। इसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे बच्चों? जिसमें 3 ग्रुप होंगे इसको बोलेंगे सिट्रिक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हिंदी में क्या बोलेंगे? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। तो ये कैसे कंपाउंड होते हैं? ये बच्चों एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं? एलिफेटिक। तो ये बात समझ में आई? मैंने क्या बताया कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिल ग्रुप क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। फिर मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक और ट्राइकार्बोक्सिलिक। मोनोकार्बोक्सिलिक को हमने बताया एस्टिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक को बताया मैंने सक्सेनिक एसिड एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक, यानी कि अगर हम आयुपेसी का नाम अगर बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, और वैसे क्या बोलेंगे? सिट्रिक एसिड। तो अब हम बच्चों पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में पहले पढ़ेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है बच्चों? आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड वो होते हैं जो हमारे किसमें घुले होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, और अनसैचुरेटेड वो कंपाउंड होते हैं जो हमारे पानी में घुलनशील होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, यानी कि बच्चों ये भी याद रखना कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये कैसे कंपाउंड होते हैं? ये वसा में होते हैं, यानी वसा में घुलनशील होते हैं। तो हेडिंग डालो सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ एलिफेटिक। पहले हम सैचुरेटेड कंपाउंड को पढ़ने से पहले हम इसका आयुपेसी देख लेते हैं कि इसके आयुपेसी नेम क्या होते हैं या इसको हम पहचाने नहीं कहते। तो पहले इसको देखते हैं। तो बच्चों अगर हमारा एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ में CH जुड़ा हो तो इसे COOH जुड़ा हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? अगर इसका सिंपल नाम देखेंगे, साधारण नाम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे फार्मिक एसिड। क्या बोलेंगे? फार्मिक एसिड। और आयुपेसी के हिसाब से इसको क्या बोलेंगे? आयुपेसी के हिसाब से इसको बोलेंगे, यानी एक कार्बन है तो जब एक कार्बन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेथिल। मेथिन बोलते हैं बच्चों। और जब हमारा COOH होता है, याद रखना अगर आयुपेसी में COOH है तो उसको बोलते हैं हम ओइक एसिड। क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड। तो ये हुआ हमारा आयुपेसी के हिसाब से। आयुपेसी में हम इसको पढ़ेंगे मेथेनोइक एसिड, और सिंपल नेम में इसे क्या बोलेंगे? फार्मिक एसिड। इसी तरीके से हमारा ये होता है CH3COOH। तो जब CH3COOH है तो इसको क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों? एसिटिक एसिड। और कार्बन की संख्या देख लो, 1 और 2 कार्बन है तो जब 2 कार्बन है तो इसे हम क्या बोलेंगे? एथेन। 2 कार्बन है तो एथेन, और COOH लगा तो क्या बोलेंगे? एथेनोइक एसिड। इसी तरीके से हम इसको देख लेते हैं, यानी ये कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है तो मैंने क्या बताया था? भाई प्रोपेन तो बोलते हैं, और COOH लगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। और सिंपल नाम इसका क्या हो जाएगा? प्रोपोनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? प्रोपोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा? प्रोपोनिक अम्ल। इसी तरीके से देख लो 1 2 3 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे ब्यूटरिक एसिड। क्या बोलेंगे? ब्यूटरिक एसिड। क्या बोलेंगे? ब्यूटरिक एसिड। और वैसे क्या बोलेंगे? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे?
नोइक एसिड। तो ये हो गए इसके आयुपेसी नाम। क्या हो गए? आयुपेसी नाम। अब हम पढ़ेंगे इसकी बनाने की विधि। तो हेडिंग डालो बच्चों, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा संबंध, या लिख लो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या डालो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा कंपाउंड है? सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि संतृप्त, संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक क्या बोलते हैं? यानी वो कंपाउंड जो किसमें होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है ना? तो डालो पहले बच्चों हेडिंग, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। क्या डालेंगे? एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। तो फर्स्ट हेडिंग डालो, एल्डिहाइड के, यानी एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्राप्त होगा? हिंदी बहुत कठिन लगती है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। तो क्या होता है बच्चों, कैसे प्राप्त करेंगे? क्या होता है कि जब एल्डिहाइड का अम्लीय विलयन सोडियम डाइक्रोमेट, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या लेते हैं? सोडियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हम क्या लेंगे? यानी क्या करेंगे? एल्डिहाइड का क्या करेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट के साथ में ऑक्सीकरण करने पे क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कोई भी एल्डिहाइड ले लो, यानी हमने ले लिया एल्डिहाइड CHO। जब हमने एल्डिहाइड का क्या किया? ऑक्सीडेशन किया, किसकी प्रेजेंस में? Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में। किसके? Na2Cr2O7 की जब प्रेजेंस में हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। जब ऑक्सीडेशन क्या करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? RCOOH, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। हमने क्या बोला? एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बोलेंगे कि एल्डिहाइड को जब हम सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसे R की जगह हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं, यानी एक हम हाइड्रोजन ले लेंगे और यहाँ रख देंगे CHO। तो जब इसे क्या बोल लेते बच्चों? हम इसे क्या बोल लेते हैं? इसे बोल लेते हैं भैया, हमने जब एल्डिहाइड का चैप्टर बोला था तो हमने क्या बताया था? CHO को फॉर्मल्डिहाइड तो बताया था ना? क्या बताया था? फॉर्मल्डिहाइड। यहां लिखो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में? Na2Cr2O7 यानी सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? HCOOH। हमने HCOOH को क्या बताया? फॉर्मिक एसिड। यानी क्या मिला हमको? फॉर्मिक एसिड प्राप्त हुआ। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। हमने क्या बताया कि एल्डिहाइड ऑक्सीकरण क्या होता है कि जब एल्डिहाइड का हम सोडियम डाइक्रोमेट के साथ में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का क्या करा दिया? ऑक्सीडेशन किसकी उपस्थिति में? सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त हुआ? फॉर्मिक एसिड। अब नेक्स्ट डाल दो बच्चों, अल्कोहल द्वारा ऑक्सीकरण। अल्कोहल द्वारा ऑक्सीकरण कैसे करेंगे कि जब प्राइमरी अल्कोहल को क्या करेंगे कि जब प्राइमरी अल्कोहल को क्षारीय पोटेशियम के, यानी क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट क्या था कि KMnO4, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक लवण बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक लवण बनता है। तो हमने क्या लिया? हम प्राइमरी अल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मीडियम कंपाउंड मिलता है। फिर उसका शांत सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से एक बार देख लो, मैंने क्या बोला कि जब प्राइमरी अल्कोहल का पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें मीडियम कंपाउंड मिलता है। जब हम इस मीडियम कंपाउंड के साथ में यानी H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी का एग्जांपल देख लो बच्चों, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने ले लिया मेथिल अल्कोहल। क्या लिया? मेथिल अल्कोहल। इसे क्या बोलते हैं? मेथिल अल्कोहल। और मेथिल अल्कोहल का क्या करा दिया हमने? KMnO4 और KOH की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन। क्या कराया? ऑक्सीडेशन। तो क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ CH3COOK। ये K कहां से आया? ये वाला K आया। जब ये इसका हमने फिर से क्या करा दिया? H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में क्या करा दिया? फिर से रिएक्शन करा दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? तब हमें प्राप्त हुआ HCOOH और जिसे हम क्या बोल लेते हैं? फॉर्मिक एसिड। क्या बोल लेते हैं? फॉर्मिक एसिड। तो ये हो गया हमारा
अल्कोहल द्वारा ऑक्सीकरण, यानी अल्कोहल से जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें यानी कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्राप्त होगा, तो ये होगी हमारी दूसरे नंबर की विधि। अब डालो बेटा थर्ड नंबर विधि, यानी एल्किल साइनाइड द्वारा, यानी एल्किल साइनाइड से हम कैसे प्राप्त करेंगे जल अपघटन कराने पे, तो थर्ड डालो एल्किल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा, एल्किल साइनाइड के जल अपघटन। सारी रिएक्शन सेम होती हैं, हमारे वही रिएजेंट होते हैं, बस क्या होता है कि चैप्टर के हिसाब से हमारे जो अल्किल ग्रुप जो हमारे समूह कार्बो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, बाकी रिएक्शन वही एल्डिहाइड से ऑक्सीकरण, वही अल्कोहल से, वही हैलोजनी फॉर्म, वही सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, ग्रिग्नार्डिजन, ये वही सारी थ्योरी आती है। तो बस हमें थोड़ा एफर्ट लगाना है कि हमें क्या करना है, हमें चैप्टर को बहुत डीप से बहुत अच्छे से पढ़ना है, दिमाग में रख के पढ़ना है, और बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो चीजें आपसे भी बनेंगी जैसे हमसे बन रही हैं। तो क्या होता है अल्किल हैलाइड, यानी बच्चों इसको देखने में एक बार, तो हम पढ़ेंगे अब एल्किल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा, यानी थर्ड हमने क्या पढ़ा, हमने पहली पढ़ी थी ऑक्सीकरण यानी कि एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन, फिर सेकंड पढ़ी हमने अल्कोहल से ऑक्सीडेशन, थर्ड पढ़ेंगे एल्किल साइनाइड का जल अपघटन जब पढ़ाएंगे। तो जब एल्किल साइनाइड का जल अपघटन कराने पे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक लवण बनता है, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है ना। फिर हमने क्या बोला कि हमने क्या ले लिया, एक साइनाइड ले लिया, यानी कौन सा साइनाइड, प्राइमरी साइनाइड लिया, और उसका जब हमने H2SO4, यानी याद रखना जब भी जल अपघटन होगा यानी जल से हमें क्या करानी करेगी, ऑक्सीडेशन यानी अपघटन कराना पड़ेगा। तो हमने जब इसका जल अपघटन कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इसी जगह पे हम क्या ले लेते हैं, हम मान लेते हैं साइनाइड ले लिया, तो मेथिल साइनाइड का फॉर्मूला क्या आता है, CH3CN। जब हमने CH3CN का क्या करा दिया, 2H2O के साथ में रिएक्शन, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में। जब हमने इसका हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, CH3COOH प्लस NH4Cl। ये बात समझ में आई। तो CH3COOH को बच्चों हम क्या बोल रहे थे, एसिटिक एसिड, क्या बोल रहे थे, एसिटिक एसिड। तो ये याद हुआ कि जब हम मेथिल साइनाइड की क्रिया किसके साथ कराते हैं, जब मेथिल साइनाइड की क्रिया हम जल अपघटन, मेथिल साइनाइड का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एसिटिक एसिड। तो ये हो गई हमारी थर्ड नंबर की बनाने की विधि। अब बेटा डाल लो गिगनार्ड रेजेंट अभिक्रिया, यानी कि गिगनार्ड, हाँ तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों गिगनार्ड अभिकर्मक कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। यानी कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जब गिगनार्ड रेजेंट के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तब क्या प्राप्त होगा। तो क्या बोला कि जब गिगनार्ड अभिकर्मक को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा बने योगात्मक को जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या प्राप्त होता है बच्चों, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी तरीके से हमने क्या लिया, हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड और उसको क्या करा दिया, गिगनार्ड अभिकर्मक यानी गिगनार्ड रिएजेंट के साथ में जब क्रिया कराई, किसकी प्रेजेंस में, यानी किसकी उपस्थिति में, हमने इसको करवाया ईथर की उपस्थिति में। अगर कहीं पे ईटी लिखा हो तो उसका मतलब भी क्या होता है, ईथर। यानी जब हमने ईथर की प्रेजेंस में जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, योगात्मक यौगिक। क्या प्राप्त हुआ, योगात्मक यौगिक। कैसे कि बच्चों ये हमारा जो O था ये डबल बॉन्ड में वैसे वैसा रहा, ये डबल बॉन्ड था ये इस तरीके से टूट गया, यानी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और क्या, यानी OMGI, ये वाला O और ये MGI इसके साथ ऐड होके OMGI बना लिया, और ये जो हमारा C था यानी R बचा था इसके साथ, यानी कि फिर हमने क्या करा दिया, इसका जल अपघटन कराया। किसकी उपस्थिति में, जल अपघटन जब भी होता है तो यानी कि जल की उपस्थिति में H2O की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, जल अपघटन, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि मैम जो ये R है और ये X है इसको क्या बोलते हैं। तो जो ये R है बच्चों इसको बोलते हैं हम एल्किल ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्किल ग्रुप। यानी इसकी जगह पे हम कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। और जो ये हमारा S है, X है, इस X को क्या बोलते हैं, हाइलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं, हाइलोजन ग्रुप। तो हमने ये बताया कि जो हाइड्रोजन ग्रुप और एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, जो हमारे कार्बन की संख्या होती है, यानी एथिल, मेथिल, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, ये सब हमारे क्या होते हैं, एल्किल होते हैं। और जो हमारा एक्स यानी हाइड्रोजन ग्रुप क्या होते हैं, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। तो हम इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। यानी भी हमने क्या लिया, हमने एक ले लिया यहाँ पे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा रहेगा, और इस R की जगह हमने ले लिया CH3। क्या ले लिया, CH3। आप लोग सोचते हो कि जब देखो मैम CH3 लेते हैं क्योंकि ये रिएक्शन करने में यही नाम ही आता है, तो हमने CH3 लिया और क्या कर दिया, Mg वही लिखा। और इस X की जगह आप बताओ मैं क्या ले लूं, हाइड्रोजन, आयोडीन ले लूं, क्लोरीन ले लूं, ब्रोमीन ले लूं, आप बताइए। चलो मैं मान लो मैं आयोडीन ले लेती हूँ, तो मैंने आयोडीन लिया। फिर मैंने क्या करा दिया, ये ईथर लिखा है, इस ईथर को
हमने यहाँ पे इसकी उपस्थिति करा दी और सेम देखो कैसे करेंगे, ये पहले ये O लिखा है, इस O को ऐसे लिख लो, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को ऐसे लिख लो, ये C है। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस ऐसे टूट जाएगा, जब ये ऐसे टूटेगा तो इसको हम दूसरे रिएक्शन कलर से दिखाते हैं, यानी कि ये जो MgI है, ये जो MgI है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। तो ये क्या बना लेगा, OMgI, क्या बना लेगा, OMgI। अब ये इस R की जगह हमारा CH3 था, ये CH3 ये R था, इस R की जगह CH3 है, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, CH3। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, ये हो गया एडिशन रिएजेंट, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, योगात्मक कंपाउंड। फिर हमने क्या करा दिया, इसका क्या कराया, जल अपघटन। क्या कराया बच्चों, जल अपघटन। यानी जब हमने इसका जल अपघटन करा दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी CH3COOH। हम यहां लिख देते हैं CH3COOH प्लस क्या प्राप्त हुआ, MgOX। क्या प्राप्त हुआ, MgOH और I। हमने X की जगह क्या लिया था, I लिया था, तो इसे हम क्या बोल रहे थे बच्चों, इसे हम बोलेंगे एसिटिक अम्ल। CH3COOH को क्या बता रहे थे, एसिटिक अम्ल। तो ये क्या प्राप्त हुआ, एसिटिक अम्ल। अब बताओ आप लोग फार्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फार्मिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, यानी कि HCOOH को क्या बोले थे, फार्मिक एसिड। तो ये हो गई हमारी गिगनार्ड रिएक्शन, यानी गिगनार्ड से हम कैसे प्राप्त करेंगे, यानी गिगनार्ड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या कराएंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो हमें इस तरीके से क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक। ये रिएक्शन आपको समझ में आई, एक बार फिर से समझा दूं, मैंने क्या बोला कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कराते हैं, गिगनार्ड रीजन के साथ में क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, योगात्मक कंपाउंड। कैसे प्राप्त हुआ, मैंने आपको बताया कि ये जो Mg था इसके साथ जुड़ गया, एक एल्किल हमारा किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ में, फिर ये डबल बॉन्ड में टूट गया, फिर हमने क्या करा दिया, इसका जल अपघटन करा, जब जल अपघटन कराते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन, नेक्स्ट बनाने की विधि, हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो हमने आपको कितनी विधि बताई बनाने की, 4 विधि। पहली क्या बताई, एल्डिहाइड से, यानी एल्डिहाइड द्वारा अगर हम कैसे प्राप्त करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर मैंने आपको बताया कि अल्कोहल द्वारा, यानी जब हम प्राइमरी अल्कोहल ले रहे थे तब हम प्राप्त कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड मैंने आपको बताया हैलोजन के थ्रू, और फोर्थ मैंने बताया आपको गिगनार्ड रीजन। क्या बताया, गिगनार्ड रीजन। अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अलग एनी कंपाउंड कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो हेडिंग डालो बच्चों, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसा कंपाउंड है, ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड यानी एलिफेटिक कंपाउंड है। हम पढ़ रहे हैं संतृप्त कंपाउंड, यानी जो कि कैसे है, वसा में घुलनशील है। कैसे है, वसा में घुलनशील। अच्छा ये बताओ बच्चों कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, नहीं पता है। वसा में घुलनशील का एक ट्रिक होता है, जैसे क्या बोलते हैं, कीड़ा। क्या बोलते हैं बच्चों, कीड़ा। क्या होता है, कीड़ा, यानी कि कीड़ा का मतलब होता है, यानी कि के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सब हमारे किस में होते हैं, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन से होते हैं, विटामिन सी एंड विटामिन डी। ठीक, अब डालो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और आप पहले आप कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये क्लास को शेयर कीजिए, अपने दोस्त, अपने सहेलियों को शेयर कर दिए, ताकि वो भी हमारी क्लास का फायदा उठा सके, एग्जाम में वो भी अच्छे नंबर लाने के लिए उत्सुक रहे, उन्हें भी मदद मिले। ठीक है ना बच्चों। अल्कोहल से क्रिया, केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पॉइंट डालिए, अल्कोहल से क्रिया, यानी अल्कोहल से जब क्रिया कराएंगे किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी ले लेंगे, यानी हमने ले लिया फार्मिक एसिड। जब हमने फार्मिक एसिड का क्या करा दिया, एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे, तो यहां डालो बच्चों, ये क्या है बच्चों, फार्मिक एसिड, यानी फार्मिक एसिड का क्या कराया हमने एथिल अल्कोहल के साथ में, क्या एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, एथिल फॉर्मेट। क्या प्राप्त होगा, एथिल फॉर्मेट। कैसे, मैंने क्या बोला कि जब फार्मिक एसिड को एथिल अल्कोहल के साथ में क्या कराते हैं, निर्जलीकरण कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, जिंक की उपस्थिति में जब निर्जलीकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है, एथिल फॉर्मेट। यानी दूसरा कंपाउंड, यानी हम ले लेते हैं CH3COOH, यानी इसका करा के देखते हैं COOH। जब इसका हम क्या कराएंगे, OH और C2H5, चाहे C2H5OH लिखो या OH C2H5 लिखो, ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें रिएक्शन करने में क्या रहे, आसानी रहे। यानी ये H और ये OH मिलकर क्या बना देता है, ये निशान हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणी का। तो इसने H2O क्या निकाल दिया बाहर, और ये क्या बचा हमारा HCOO और
C2H5, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों CH3COO C2H5, क्या हो जाएगा CH3COO C2H5, जिसको हम क्या बोल रहे हैं एसीटेट फॉर्मेट, क्या बोल रहे हैं एसीटेट फॉर्मेट। ये हो गई हमारी अल्कोहल से क्रिया। अब डालो बच्चा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, किससे फास्फोर यानी PCl5 से क्रिया। अगर PCl5 है तो आप समझ जाना फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करवा रही है, ठीक है ना। तो लो कैसे करेंगे, एस्टिक अम्ल ले लो बच्चों, यानी एस्टिक अम्ल लेंगे और उसका क्या करा देंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH और हमने क्या करा दिया PCl5 से रिएक्शन, तो क्या प्राप्त हो गया हमको प्राप्त हुआ CH3COCl प्लस POCl3। कैसे प्राप्त हुआ मैं बताऊं आपको कैसे प्राप्त हुआ। हमने क्या बोला कि देखो ये CH3COCl कैसे प्राप्त हुआ, ये CO है इसके साथ 5 Cl है तो इसने एक Cl अपना इसको शेयर कर दिया तो इसने क्या बना दिया COCl। अब इसके पास 4 बचे तो 3 तो ये आ गए, यानी ये जो हमारा PO था ये एक वो इसके पास चला गया तो यानी PO हो गया Cl और एक हमारा यानी HCl और बचा जो कि हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। CH3COCl को हम क्या बोलेंगे, CH3COCl को क्या बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे बच्चों एसिटिल क्लोराइड। और ये क्या है फास्फोरिल क्लोराइड, क्या है बच्चों फास्फोरिल क्लोराइड। याद आया, तो मैंने क्या बोला फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी एस्टिक अम्ल लेंगे उसकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएंगे, बार बार नाम लिखना पड़ेगा। आप इतने तो समझदार हो ही गए हो, कितने जब से केमिस्ट्री स्टार्ट की है कितने बार बोले CH3COOH को क्या बोलते हैं एस्टिक एसिड, तो जब CH3COOH यानी एस्टिक एसिड की क्या किसके साथ कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में, तो क्या प्राप्त होगा एसिटिल क्लोराइड एंड फास्फोरिल क्लोराइड। अब नेक्स्ट डालो बच्चों निर्जलीकरण, क्या डालेंगे निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या होता है कि जब हम क्या कराते हैं यानी कि कोई भी मोनोकार्बोक्सिल ले लो और उसका क्या करा देंगे निर्जलीकरण करा देंगे तो क्या बनेगा ये, ठीक है ना, यानी ऐसे देख लो निर्जलीकरण यानी कि ये कौन से नंबर की थी फर्स्ट हो गई सेकंड हो गई ये थर्ड हो गई। ये थर्ड क्या होता है निर्जलीकरण, यानी क्या लेंगे जब एस्टिक अम्ल लेंगे एसिटिक अम्ल ले लेंगे और एस्टिक अम्ल कैसा लेंगे वो भी निर्जल लेंगे। जब एस्टिक अम्ल निर्जल लेंगे और उसका P2O5 को क्या बोलेंगे फास्फोरस ऑक्साइड यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, यानी जब फास्फोरस ऑक्साइड की उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा एस्टिक एनहाइड्राइड। तो ये हो गया निर्जलीकरण। अब डालो बेटो कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे कार्बोनिल ग्रुप यानी कार्बोनिल समूह की, यानी अभी हम पढ़ रहे थे हाइड्रोक्सिल समूह की विस्थापन अभिक्रिया, अब हम पढ़ेंगे कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया यानी कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया में अभी 4th नंबर रिएक्शन चलेगी, 5th नंबर यानी रिडक्शन यानी अपचयन पढ़ेंगे। अपचयन में मैंने क्या बताया था कि ये हाइड्रोजन और क्या होता है कि फास्फोरस इसके साथ ये क्या करता है अपचयन नहीं करता है, बट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन कर लेता है। तो हमने लिया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और उसका हमने क्या करा दिया लिथियम, इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं लिख लो बच्चों, इसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब हम क्या कराते हैं इसका अपचयन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है प्राइमरी अल्कोहल। क्या प्राप्त होता है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो इसी जगह एग्जांपल ले लेते हैं, यानी हम ले लेंगे CH3COOH जिसको क्या बोल रहे हैं एस्टिक एसिड। फिर हमने क्या लिया यानी AiH4 की प्रेजेंस में कराएंगे रिएक्शन तो क्या प्राप्त होगा CH3CH2OH जिसको हम क्या बोल रहे हैं एथिल अल्कोहल। क्या बोल रहे हैं एथिल अल्कोहल, क्या बोलेंगे एथिल अल्कोहल। तो ये हो गई हमारा अपचयन, यानी कि हमने क्या किया एस्टिक अम्ल को क्या कर दिया यानी कि ईथर का जो विलयन था उसमें क्या करा दिया LiH यानी कि लिथियम एंड एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में क्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ एथिल अल्कोहल। क्या प्राप्त हुआ एथिल अल्कोहल। अब हेडिंग डालो बच्चों सीमेट अभिक्रिया, कौन सी हेडिंग सीमेट अभिक्रिया, तो डालो हेडिंग यानी 6 नंबर की रिएक्शन है सीमेट अभिक्रिया। क्या होती है सीमेट अभिक्रिया, हमने हर चैप्टर में पढ़ी है सीमेट अभिक्रिया कि जब शांत सल्फ्यूरिक की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्या कराते हैं क्रिया कराते हैं। तो ठीक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ले लो यानी कोई भी ले लो, हम ले लेते हैं यानी पहले हम एग्जांपल आपको देंगे यानी एक ले लिया हमने एल्किल ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको क्या करा दिया शांत सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में जब हम सीमेट अभिक्रिया कराते हैं यानी HN3 को क्या बोलते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। HN3 को क्या बोलते हैं बच्चों, HN3 को बोलते हैं हाइड्रोइक अम्ल। क्या बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल।
यानी कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल की मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्या कराएंगे, शांत सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में क्रिया, तो क्या प्राप्त होगा हमें प्राप्त होगा प्राथमिक एमीन। क्या प्राप्त होगा बच्चों, प्राथमिक एमीन, यानी कि RNH2 प्लस CO2 और क्या प्राप्त होगा N2। कैसे, ये मैं आपको समझाती हूँ। मैंने क्या बोला कि जब ये हमारा कोई एल्किल ग्रुप है, ठीक है, हमने उसका हाइड्रोजोइक एसिड के साथ क्रिया कराई, यानी ये हमारे पास NH2 था, ये कितने NH2 है, 3 हमारे पास NH3, या NH3 लिखे या NH2 लिखे, 2 NH2 इसके साथ जुड़ गए, इसने NH2 बना दिया, किसके साथ में, इस एल्किल ग्रुप के साथ में, और CO2। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई एल्किल ग्रुप, यानी CH3COOH ले लो, CH3COOH, और क्या करा देंगे HN3, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजोइक एसिड। जब हम इसका करवाएंगे रिएक्शन किसकी उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा ये शांत सल्फ्यूरिक एसिड में जब क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, मेथिल एमीन। क्या प्राप्त होगा, मेथिल एमीन। यहाँ पे लिख दे CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2, तो इसे क्या बोलेंगे, मेथिल एमीन। क्या बोलेंगे, मेथिल एमीन। तो ये हो गई हमारी सीमेट अभिक्रिया। मैंने क्या बोला कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजोइक एसिड के साथ क्या कराएंगे क्रिया, किसकी उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा एक एल्किल अमीन। क्या प्राप्त होगा, एल्किल अमीन। भाई हम इस एग्जांपल के हिसाब से बता रहे हैं, एल्किल अमीन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सीमेट अभिक्रिया हुई, गिग्नार्ड अभिक्रिया हुई, और स्टीफन विधि हुई, कैलिंजारो अभिक्रिया, ये सारी हमारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में मान लो ये आपको 100% आनी 100% में 199%, हम 99% आपसे बोले हैं कि एग्जाम में आपको मिलेगी। अब वो चाहे आपसे अल्कोहल वाले चैप्टर से पूछ ले, या फिनॉल के चैप्टर से पूछ ले, या फिर एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर से पूछ ले, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम यानी गिग्नार्ड पढ़ेंगे तो हमें RGM-GX से लेंगे, हम अगर सीमेट से करेंगे तो हमें HN3 से करानी होगी, अगर हम हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो यानी कोई हाइड्रोजन ग्रुप ले लेंगे, अगर हम सल्फोनीकरण करेंगे तो कोई भी, यानी जब हम सल्फोनीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, हम याद रखना कि हम जब सल्फोनीकरण करते हैं तो H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। अगर नाइट्रिक पूछते हैं तो हम क्या करेंगे, यानी HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ में क्रिया कराते हैं। यानी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, हमें ये कैसे याद है, हमें इसलिए ऐसे याद है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं। तो इस तरीके से जब आप किसी चीज को अच्छे से पढ़ेंगे तो जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे आप भी बोल पाएंगे और आपको एग्जाम में याद भी रहेगा। तो अब नेक्स्ट डालो बेटा, नेक्स्ट डालो हेडिंग हुंस-डीकर अभिक्रिया। क्या, हुंस-डीकर अभिक्रिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हुंस-डीकर रिएक्शन हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो और एग्जाम में जब आए तब आप पूछना कि हाँ सुलेखा दीदी या सुलेखा मैम बता रही थी। हम जो भी रिएक्शन आपको चैप्टर को एग्जाम को देखते हुए हम आपका वही रिएक्शन पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछी जाएगी, और इससे ज्यादा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको क्यों आपका इतना टाइम ले, और एग्जाम को देखते हुए अगर हम यही कराना होता, क्योंकि टाइम भी कम है आपके पास भी हमारे पास भी, क्योंकि हमारा 25 फरवरी को एग्जाम है केमिस्ट्री का। तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे थोड़ा स्पीड में और इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी आप ये याद रखना कि आपको 5 रिएक्शन तो अच्छे से पढ़नी है। कौन सी, गिग्नार्ड, स्टीफन, कैलिंजारो। तो अब हम पढ़ेंगे हुंस-डीकर रिएक्शन, यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर रबड़ की कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड। मैंने क्या बोला कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर रबड़ के कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के विलयन में हम क्लोरीन या ब्रोमीन से जब क्रिया करा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेटो, क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड। तो हमने क्या ले लिया, एसिड यानी अम्ल लिया, किसका, सिल्वर लवण का। यानी जब सिल्वर लवण का अम्ल लिया और किसके साथ, हमने Br2 यानी हमने कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप लिया और उसका कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 को क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करवाया तो हमें क्या मिला, हमको प्राप्त हुआ यानी कि एल्किल ब्रोमाइड। क्या प्राप्त हुआ, एल्किल ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो इसी जगह पे हम क्या ले लेते हैं, हमको एल्किल ग्रुप ले लेते हैं। तो एल्किल ग्रुप में हम मान ले रहे हैं यानी कि C2H5 ले लिया और वही CO और Ag, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सिल्वर प्रोपिनियट। कैसे, देखो 2 कार्बन है 3 कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, Ag लिखा है तो सिल्वर प्रोपिनोएट, ठीक है ना। सिल्वर क्यों बोला, क्योंकि देखो आईयूपीएसी के हिसाब से S पहले आता है, PQRS यानी कि
ये हो गया सिल्वर और प्रोपिनियड। इसकी हमने क्रिया किसके साथ करा दी? Br2 के साथ। किसके साथ करा दी? Br2 के साथ में। तो जब Br2 के साथ में कराएंगे किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में प्राप्त कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? क्या प्राप्त होगा? यानी कि एथिल ब्रोमाइड। क्या प्राप्त होगा? एथिल ब्रोमाइड C2H5 Br प्लस CO2 प्लस AgBr। कैसे? मैंने क्या बोला? ये जो C2H5 था ये Br, इसे दिखाते हैं आपको, यानी कि ये हमारा C2H5 इस Br, इसने बोला Br आप हमको अपना एक, हमसे दोस्ती करो, अपना एक ग्रुप हमको दे दो। तो इसने C2H5 Br बना लिया। फिर इस क्या बचा? एक Br बचा। ये इसके पास देखो ये दो CO है, तो ये CO यानी CO2 आ गया, ये निकल के यहाँ पे आ गया, ये इस तरीके से। तो ये CO2 और ये हमारा एक Ag इसके पास बचा था, इसने बना लिया। तो इसने बना लिया सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बनाया? सिल्वर ब्रोमाइड। और ये क्या बना दिया? एथिल ब्रोमाइड। क्या बनाया? एथिल ब्रोमाइड। नाम सुनने में इतना कठिन लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ हैवी रिएक्शन होगी, मतलब समझ में नहीं आएगी। मन में तो यही आया होगा ना कि होम्स बीकर मैडम ने तो बोला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी कि बहुत टफ भी होगी। तो ये टफ नहीं थी, बस क्या था, थोड़ा दिमाग का खेल था और समझने का था। मैंने क्या, बस कुछ नहीं करना है कि हम एक क्या लेंगे, एक कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और उसका क्या करा देंगे? सिल्वर लेंगे, यानी उसके साथ सिल्वर ऐड करेंगे। और कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी मान लो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यानी हमने ले लिया, मतलब फिर से दिया C2H5COAg, यानी कि हमने ले लिया एथिल सिल्वर लेवल का विलयन और हमने मान लो करा दिया क्लोरीन के साथ में। क्या करा दिया? क्लोरीन। कुछ नहीं करना है, देखो अपने आप से करोगे, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे, ये Cl इसके साथ जुड़ गया, इसने बना दिया एथिल क्लोराइड। और क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाया? AgBr, सॉरी AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। हो गया रिएक्शन। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन, यानी कौन सी रिएक्शन? हुंस बीकर रिएक्शन। तो बच्चों आज के लिए इतना रहने देते हैं। हाँ तो बच्चों आज के लिए इतना रहने देते हैं, तो कल मिलते हैं हम। आगे जो भी रिएक्शन बची है उसे हम कल पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त अपने सहेलियों और सखी सहेलियों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।